कहते हैं हर बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी छुपी होती है, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बरसों से बंद पड़े होते हैं, क्योंकि उनके पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो इंसानी दिमाग की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। यह कहानी एक मासूम लड़की की है जिसने अनजाने में खोल दिया था वो दरवाजा जिसके पीछे छुपा था एक जिन्न का खौफनाक साया, जिसमें लड़की का था मगर मालिक जिन्न था। यह कहानी सिर्फ एक भूतिया हवेली की नहीं, यह कहानी है इंसानी जिस्म पर हक जमाने वाले जिन्न की। हॉरर कल्पना प्रस्तुत करता है अब तक की सबसे खौफनाक कहानी, जिन्न जो इफ्त की तलाश में लौटा था। पिछले 3-4 सालों में यह तीसरा ट्रांसफर था पापा के साथ हम पांचों का। इस बार हम 4 भाई बहन और माँ बार बार इस तरह सामान लेकर यहां से वहां भागते हुए परेशान हो चुके थे। ज्यादा दिक्कत आती थी बार बार स्कूल बदलने में, नया माहौल, नए लोग। जब तक हम थोड़ा संतुलित हो पाते, पापा एक नई जगह जाने का आदेश सुना देते। इस बार पापा का तबादला शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसे गांव में हुआ था। हम चारों का तो मुंह लटक गया। एक तो गांव, वो भी इतना पिछड़ा हुआ, ना ढंग का स्कूल होगा, ना रहने की जगह। ऊपर से हमारे बड़े परिवार का छोटे मोटे मकान में गुजारा भी नहीं होता। पापा ने बताया रहने के लिए डाक विभाग की ओर से एक पुराना बंगला तैयार किया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सब भारी मन से अपना अपना सामान पैक करके अपना शहर वाला मकान छोड़ और पहाड़ी वाले मकान की तरफ चल दिए। हम 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं अभिषेक, फिर सबसे छोटा राहुल और फिर हमारी 2 छोटी बहन रागिनी जो 14 साल की थी और सबसे छोटी शालिनी। रागिनी चारों भाई बहनों में सबसे ज्यादा चंचल और खिलखिलाने स्वभाव की थी। हर समय हंसना, मुस्कुराना, खेलना कूदना, सबको परेशान करना, यही उसकी दिनचर्या थी। हम जब नए बंगले में पहुंचे तो बंगला हमारे अंदाज से कई गुना बड़ा था। बंगले का एक भाग हमारे रहने के लिए साफ किया गया, बाकी लगभग आधे भाग में कहीं ताले जड़े थे तो कहीं भयंकर टूट फूट मची हुई थी। कहीं कहीं दरवाजों पर सांकड़ लगाकर छोड़ दिया गया था। हम बंगले को घूम घूम कर देख ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ी महिला लाठी टिकाते हुए वहां आ गई और उन्होंने बताया कि उनके पुरखे भी इस हवेली की देखरेख करते थे। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया तो वापस अपने मायके आ गई और तभी से इसी हवेली की देखरेख करने लगी। माई लगभग 75 साल की बूढ़ी महिला थी। हमारे परिवार को देखकर उन्होंने मेरी दोनों छोटी चुलबुली बहनों के सर पर प्रेम से हाथ फेर कर कहा, अल्लाह हाफिज। बूढ़ी माई ने माँ को बोला, मैडम जी एक बात का ख्याल रखिएगा, बच्चियों को बंगले के दूसरे हिस्से में ना जाने देना। माँ बोली, बच्चियों से मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब बच्चे या कोई बड़ा कोई भी बंगले के दूसरे हिस्से में ना जाने पाए, क्योंकि जितना हिस्सा साफ किया है उतना ही रहने लायक है, इसी का इस्तेमाल करें। माँ ने बोला, लेकिन ऐसा क्यों? बूढ़ी माई बोली, वहां कुछ नहीं, बस बरसों से खाली पड़ा है और अधिकतर हिस्सा टूटा फूटा है, कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए एहतियातन कह दिया, बस बाकी जैसा आप लोगों की मर्जी। वो अपनी लाठी को टेक टेक कर जाने लगी। माँ ने पूछा, आप इस बंगले में नहीं रहती?
नहीं नहीं, मैं तो पास ही में बनी एक छोटी सी बस्ती में रहती हूँ, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कभी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। हम सारे बच्चे घूम घूम कर पूरे घर का मुआयना करने लगे। उधर पापा और मम्मी घर का सामान सही करने में व्यस्त हो गए। इतनी बड़ी हवेली में तकरीबन 20 कमरे थे और उनमें से लगभग 10 कमरे बंद थे, या जो भी उनकी जर्जर हालत थी। बाकी के 10 कमरों में से 4 तो हमने अपने लिए पसंद कर लिए। बाकी बचे कमरों में सामान लगाने के बाद 2 कमरे ही बचे थे, और ये बचे हुए 2 कमरे मेरी दोनों शैतान बहनों के खेलने का मैदान बन चुका था। हमारा दाखिला गांव के ही स्कूल में करा दिया गया। पापा को मिली सरकारी गाड़ी से हम कभी कभार गांव के पास बने सुंदर दृश्यों को देखने के लिए निकल जाते थे। पहाड़ी इलाके बेहद खूबसूरत होते और पहाड़ों में प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त एक और चीज बहुत प्रसिद्ध होती है, वो है यहाँ के काले जादू और भूत प्रेत की कहानियां। मेरे दोस्त अक्सर मुझे यहाँ वहाँ की भूतिया कहानी सुनाकर डराते रहते। मैं भी घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को डराने के उद्देश्य से वो कहानियां और भी मिर्च मसाला लगाकर सुनाता। तब वो तीनों अक्सर डर से रोने लगती, तो मुझे अपनी जीत का एहसास होता और मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। हम लोगों को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं अपने छोटे भाई राहुल के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मुझसे तीनों बच्चों का ख्याल रखने का बोलकर मेरी माँ काम निपटाकर निश्चिंत होकर सोने चली गई। दोनों छोटी बहनें भी खाली पड़े कमरों में धमा चौकड़ी मचा रही थी। जाने क्या हुआ, अचानक एक चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मैं और राहुल बैट बॉल वहीं जमीन पर फेंक तेजी से अंदर भागे। आवाज सुनकर माँ भी अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर निकल आई। हम दौड़ते हुए हॉल में भागे, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ शालिनी के रोने की लगातार आवाज आ रही थी। मुझे समझते देर न लगी, शालिनी की रोने की आवाज हवेली के दूसरे भाग से आ रही है। मैंने राहुल का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए हवेली के उस वर्जित भाग में घुस गया जहां जाना मना था। वहां हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल का अंबार लगा हुआ था। सामने देखा तो रागिनी नीचे बेहोश पड़ी थी और शालिनी उसके पास खड़ी बहुत जोर जोर से रो रही थी। लगभग उसी समय माँ भी हमारे पास पहुंची और रागिनी को बेहोशी की हालत में देख माँ की भी चीख निकल गई। किसी तरह रागिनी को लेकर हम बाहर हवादार कमरे में आ गए। शालिनी को पुकार कर चुप कराने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम चिल्लाई क्यों थी? रागिनी कैसे बेहोश होगी? भैया, मैं नहीं चीखी, मैं तो रागिनी को खोजते हुए बाहर हॉल में गई थी। शायद वो अंदर वाले कमरे में छिपने गई। उसी की चीखने की आवाज सुनकर मैं भाग कर आई तो देखा वो ऐसे नीचे पड़ी हुई थी। शालिनी ने सुबकते हुए बताया, माँ रागिनी को देखकर रोने लगी थी। मेरी हालत भी खराब हुए जा रही थी। माँ को संभालूं या शालिनी को संभालूं या फिर बेहोश पड़ी। राहुल, दौड़ कर जा और 2 गिलास पानी लेकर आ। राहुल पानी लेकर आया। एक गिलास माँ को थमाकर दूसरे से रागिनी के चेहरे पर छींटे मार रहा था। रागिनी धीरे धीरे होश में आने लगी। रागिनी को कुशल मंगल देख माँ और शालिनी का भी रोना थम गया। माँ ने बड़े प्यार से रागिनी के सर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? रागिनी ने माँ से चिपकते हुए बोला कि माँ, मैं छिपने के लिए जगह ढूंढ रही थी और वहां उस कमरे के दरवाजे पर वो देखो, वो सांकल बंद थी ना, उस पर एक धागा बंधा हुआ था। मैंने बस उसे खोलकर कमरे में जैसे ही प्रवेश किया, वहां सब धुआं धुआं सा दिखने लगा। कुछ बड़ी अजीब सी महक भी आ रही थी। वहीं मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो लगा जैसे बाहर आने का रास्ता ही खो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं डर के मारे चीख पड़ी। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। रागिनी ने पानी पीते बताया, मतलब तुम कमरे के अंदर थी तो बाहर कैसे निकली? तुम तो कमरे के बाहर नीचे पड़ी हुई थी, राहुल ने कहा। मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कभी इस तरफ नहीं आऊंगी, रागिनी ने जवाब दिया।
उस समय रागिनी को शांत कराना ज़्यादा जरूरी था, इसलिए बात को वहीं रफा दफा कर मम्मी ने उनके लिए हलवा बनाने की तैयारी की। इस घटना से कुछ बातें मेरे मन में खटक गई। अगर रागिनी की बात सच है तो वहाँ दरवाजे पर मैंने कोई रक्षा सूत्र बंधा क्यों नहीं देखा। दूसरी बात, कमरे से रागिनी बाहर कैसे पहुंची, अंदर धुआं कहाँ से और क्यों आया, कैसी महक की बात कर रही रागिनी। मन में विचित्र विचित्र ख्याल आ रहे थे। बीच बीच में अपने दोस्तों के द्वारा बनाई हुई कहानियां याद भी कर रहा था। आज तक जिन कहानियों को मैं मनोरंजन के लिए सुनता था, आज मुझे उनके बारे में सोच सोच कर सिरहन पैदा हो रही थी। पूरी रात नींद मेरे आसात आंख मचौली खेलती रही। मैं कमरे से बाहर आया तो पता चला रागिनी को बुखार हुआ है। मैं फिर से परेशान हो उठा। शायद उसके अंदर डर बैठ गया था, जिसकी वजह से उसे बुखार आ गया। दिन भर मम्मी रागिनी की खातिरदारी में लगी रही, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात गहरी हो गई और उसके साथ ही बुखार सीमा से परे पहुंचने लगा। वो बदहवासी में रात भर कुछ न कुछ बड़बड़ाती रही। सुबह होते ही पापा की सरकारी गाड़ी में उसे अस्पताल ले जाया गया। अगले 3 दिन इसी तरह बुखार में तड़पते भी थे। मम्मी पापा हॉस्पिटल में रागिनी के पास ही थे। आखिरकार चौथे दिन खबर मिली कि रागिनी की हालत में कुछ सुधार आया। अगले 2 दिन और अस्पताल में बिताने के बाद रागिनी जब घर आई थी, रागिनी हम सबकी जान थी। उसके घर आने से हम सबके चेहरे पर रौनक लौट आई। सब लोग धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे, बस एक को छोड़कर। रागिनी अब पहले की तरह उछल कूद नहीं कर रही थी। अक्सर एक जगह पर गुमसुम सी बैठी रहती या हम लोगों को खेलते हुए देखती रहती। पहले तो हमने इसे बीमारी की वजह से पैदा हुई चिड़चिड़ाहट और कमजोरी समझा, लेकिन यह सिलसिला अंतहीन हो गया। रागिनी अब कम बातें करती, ज्यादातर समय वह अपने कमरे में ही बिताती थी। समय जैसे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। यही सब चलते हुए लगभग 6 महीने बीत गए। हम लोग बहुत कोशिश करते कि रागिनी हमारे साथ खेले कूदे मुस्कुराए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आते। वो यूं ही भावहीन से एकटक शून्य में ताकती रहती। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर वो उठकर अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। माँ पापा तो उससे पूछ पूछ कर थक चुके थे आखिर क्या बात है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एक दिन पापा बहुत उत्साहित होकर घर में घुसे। पापा के हाथ में मिठाई का डब्बा था। उत्साहित स्वर में उन्होंने छोटी दोनों बहनों को पुकारा और मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया। अरे मेरा प्रमोशन हो गया है, तनख्वाह भी बढ़ेगी और अगले 4 साल तक कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा। पापा ने खुश होकर कहा। प्रमोशन की खबर ने हम सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। पापा रागिनी को मिठाई खिलाने लगे तो रागिनी पापा का हाथ झटककर अंदर भाग गई। पापा के प्रमोशन होने के बाद अब घर में पैसों की दिक्कत नहीं होनी थी। नई पोस्ट पर पापा को अच्छी खासी ऊपरी कमाई भी होने लगी। घर का माहौल बदलने लगा था। सुंदर पर्दे, महंगे कपड़े, बढ़िया साजो सामान का घर अब हमारे घर की रौनक बढ़ाने लगा। सब कुछ हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा था। इतना कि कहीं ना कहीं इस चमक धमक में हम सब ने रागिनी के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे साल बीतने को आया। मेरी प्यारी सी चुलबुली बहन अब एक गंभीर सी लड़की बन गई। स्कूल में भी उसका प्रदर्शन खराब होता जा रहा था। किसी तरह समझाने बुझाने पर उसने परीक्षा तो दी, लेकिन अगले साल स्कूल जाने से साफ मना कर दिया। 1 साल के भीतर ही रागिनी के शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया। अब वो छोटी बच्ची अब एक बड़ी परिपक्व लड़की नजर आने लगी। मेरा दाखिला भी कॉलेज में हो गया। मैं देर रात तक जागकर अपने असाइनमेंट बनाता था और उस रोज रात में पढ़ते पढ़ते मैं काफी देर तक जाग रहा था। अचानक मुझे किसी के फुसफुसाने की बात करने की आवाज सुनाई दी। आवाज मर्दानी थी। मैं कुछ चौंक सा उठा। धीमे धीमे सधे हुए कदमों में मैं हॉल में पहुंचा तो मुझे लगा कि आवाज रागिनी के कमरे से आ रही है। मैंने चुपके से रागिनी के कमरे में देखा तो एक दीवार की ओर मुंह करके फुसफुसाती हुई कुछ बात कर रही थी। कमरे में रागिनी के अलावा कोई और नहीं था।
और सबसे ज्यादा मुझे उसकी आवाज विचलित कर रही थी। दिन भर एक शब्द मुंह से ना निकालने वाली लड़की आधी रात को दीवार से मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। किसी तरह मैंने अपनी चीख को गले में दबाकर वहां से निकलना उचित समझा। रात काफी हो चुकी थी। मैंने फिलहाल किसी को जगाना ठीक नहीं समझा। उस रात मैंने कैसे करके एक एक पल बिताया मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सुबह होते ही मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई तो माँ किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठी थी। पापा चुपचाप किसी तांत्रिक या ओझा की खोज करने लगे। 2 दिन बाद एक मुस्लिम तंत्र मंत्र करने वाला मिला। माँ और पापा को उस तांत्रिक ने कुछ भभूत पढ़कर दी जो रागनी के कमरे में छिड़कनी थी और घर के बाकी हिस्सों में भी छिड़कना था। किसी तरह रागनी की नजरों से बचाकर सारे घर में भभूत छिड़क दी गई। उस रोज कई साल बाद रागनी ने अच्छी तरह से खाना खाया। 1-2 बार मुस्कुराई भी। माँ को तांत्रिक पर अटूट विश्वास हो गया। अगले कुछ दिन हमारे लिए बेहद सुहाने रहे। रागनी अब हमारे बीच कुछ देर के लिए आकर बैठती थी और 1-2 बार मुस्कुराती भी थी। उसके ठीक होने की उम्मीद भी अब बन सी गई थी। पापा ने तांत्रिक को रागनी की हालत में हुए सुधार की जानकारी दी और वो आत्मविश्वास से भर उठा। अगले दिन उसने हवेली में आकर पूरे घर को बाधा मुक्त करने का आश्वासन भी दिया। माँ ने तांत्रिक के कहे अनुसार सारा सामान पहले ही तैयार कर लिया था। तांत्रिक तय समय पर हवेली पर पहुंचा और तंत्र मंत्र की सारी तैयारी करने के बाद ओझ तांत्रिक ने रागनी को बुलाने का आदेश दिया। रागनी तांत्रिक को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। सफेद रंग की सलवार कमीज पर उसने कुछ अजीब तरह से दुपट्टा ओढ़ रखा था, बिल्कुल वैसे जैसे मुस्लिम महिलाएं नमाज के समय पहनती हैं। रागनी का इस रूप में देखकर हम सभी सकते में आ गए। तांत्रिक के नजदीक पहुंचकर वो फिर से मुस्कुराई और मर्दाना आवाज में कुछ फुसफुसाहट करने लगी। देखते ही देखते तांत्रिक वहीं जमीन पर गिर पड़ा और हम सभी का डर के मारे जैसे कि खून जम गया। कुछ ही देर में तांत्रिक की आंखें भी पलट गई। उसे देख रागनी जोर जोर से हंसने लगी और गुस्से में माँ को घूरने लगी। फिर उसने हम सब की तरफ नजर घुमाई और वापस अपने कमरे की ओर चली गई। हम सभी रागनी के जाने के काफी देर बाद भी सन्न खड़े थे। किसी तरह पापा ने हिम्मत करके तांत्रिक की नब्ज को छूकर देखा तो पापा के माथे पर पसीने की झलक आ गई। मुझे आवाज लगाकर पापा ने जल्दी से गाड़ी निकालने का आदेश दिया। तांत्रिक की टूटती सांसें अभी भी चल रही थी। पापा उसे मरने नहीं देना चाहते थे। अनर्थ की आशंका से पापा के हाथ पांव फूल रहे थे। हम किसी तरह तांत्रिक को अस्पताल में भर्ती कराकर रात तक घर वापस लौट आए। अब घर में अजीब किस्म का सन्नाटा पसरा हुआ था। मम्मी, राहुल और शालिनी एक ही कमरे में डरे हुए बैठे थे। घर में सबकी मन स्थिति को समझते हुए पापा ने बाहर से खाना मंगा लिया था। खाना खाने के बाद कोई भी अपने कमरे में जाने को तैयार नहीं हुआ। किसी तरह शालिनी को माँ पापा के पास सुलाकर मैं और राहुल अपने कमरे में लौट आए। समझ नहीं आ रहा था कि इस हवेली को मनहूस कहूं या लकी। इस हवेली में आने के बाद पापा ने बहुत तरक्की की। भला कोई भूत या घर किसी भी के लिए इतना शुभ कैसे हो सकता है? और कहीं रागनी को कोई मानसिक परेशानी तो नहीं हो गई जब वो ऐसी हरकतें कर रही है? लेकिन तांत्रिक का उसी से में गिरना और डॉक्टर का कहना कि तांत्रिक को हार्ट अटैक आया था और यह किसी को भी हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा। सच को विज्ञान की कसौटी पर रखकर झुठला कर मैं प्रयास में लगा था। रात के 12:30 बजे तक राहुल सो गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। माँ, पापा और शालिनी की हाल जानने के लिए मैं उनके कमरे की ओर जाने लगा। जाते समय देखा रागनी पापा मम्मी के कमरे के बाहर खड़ी सिसक रही है। उसकी पीठ मेरी ओर थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर कुछ आवाजें टूटे हुए लहजे तक मुझ तक पहुंच रही थी। मैं कमरे की ओट में छुपकर सुनने की कोशिश करने लगा। हमारे वालिद और अम्मी को माफ कर दो, वो बस हमारी खैरियत चाहते। अल्लाह के लिए इनकी जान बख्श दो, अल्लाह मदद कर। रागनी की आवाज मुझ तक पहुंची।
रागनी की भाषा सुनकर मेरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मेरे हिंदू परिवार में पली बड़ी बहन कब और कैसे इतनी फर्राटेदार उर्दू बोलने लगी? दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। अचानक ही प्यास से मेरा गला सूखने लगा। वो किससे प्रार्थना कर रही थी? वो किससे याचना कर रही थी? क्या रहस्य इस उर्दू का? मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन रागनी ने अपने कमरे में बिताए। तीसरे दिन खाने की टेबल पर बैठते हुए उसने माँ से खीर खाने की फरमाइश की। माँ ने खुशी खुशी उसके लिए खीर बना दी और फिर धीरे धीरे उसके खाने की मांग बढ़ती गई। कभी वह चाट मांगती तो कभी भटूरे। बस अपना खाना लेकर सीधे कमरे में चली जाती। उसका पहनावा, रहन सहन अब सब मुस्लिम महिलाओं की तरह हो गया था। एक रोज माँ को हवेली की बूढ़ी माई की याद आई। वो अम्मा भी तो मुस्लिम ही थी। कहीं उन्होंने ही तो कोई टोना टोटका नहीं कर दिया मेरी बच्ची पर। माँ अब अम्मा को ही कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन क्या किया जाए? ऐसा आसानी से तो वो मानेंगी नहीं कि उन्होंने टोटका किया है। किसी तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। माँ ने शाम को पापा को अपने दिल की बात बताई। मैं भी हॉस्पिटल से उस तांत्रिक को देखकर आ ही रहा था। उसके आधे शरीर में लकवा हो गया, जुबान टेढ़ी हो चुकी थी, कुछ भी बोलने चलने फिरने की हालत में नहीं था। वो बस मुझे देखकर अजीब व गरीब आवाज में आवाजें निकालने लगा। मुझे नहीं लगता कि अब कोई तांत्रिक इस हवेली में आना चाहेगा। फिर भी मम्मी के कहने पर और अपने बच्चों की सलामती के लिए पापा बहुत सारे तांत्रिकों के पास भटके, किंतु कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। 2 महीना बीत गया। अब हम सब निराश हो चुके। पापा ने बहुत कोशिश की कि उनका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन कोई भी काम बन नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था मानो हम बंद से गए हैं इस हवेली में। इधर रागनी की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब होने लगी थी और उसकी तबीयत खराब सी भी रहने लगी। एक बार वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब एक दिन उसने खाने को देखकर उल्टी की तो मां घबराने लगी। कोई न कोई उपाय सोचते देख माँ ने बूढ़ी अम्मा के पास जाने का निर्णय किया और किसी तरह पूछते पूछते अम्मा के घर पहुंची। छप्पर का एक कमरे का मकान था और घर के अंदर घर के सामान के साथ कुछ बर्तन, एक चारपाई रखी थी। माँ को देख वो थोड़ा परेशान सी उठी। मालकिन, कैसे आना हुआ? मुझे बुलवाया होता। अम्मा, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। कैसी बात करते हो मैडम जी? कोई बात हुई है क्या? अम्मा, आपने कहा था ना कि बच्चों को दूसरे भाग में मत जाने देना, लेकिन एक दिन मेरी बच्ची गलती से वहाँ चली गई और तब से। माँ ने अम्मा को पूरी कहानी सुना दी। माँ की बात सुनकर अम्मा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने घड़े से निकालकर एक गिलास पानी पिया। आप पहले क्यों नहीं आई? अब बहुत देर हो गई है। क्या मतलब है? खुद को संभालिए मैडम जी। मैं जो बोलने वाली हूँ वो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आपकी बच्ची पेट से है। क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यह सब पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन कैसे? अम्मा ने बोला। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं अपनी अम्मी अब्बू की इकलौती संतान नहीं, मेरी एक बड़ी आपा भी थी जिनका नाम रेशम था। वो मुझसे 15 बरस बड़ी थी। तकरीबन 90 साल पहले की बात है। अब्बू डाक विभाग में 4th क्लास कर्मचारी थे। देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज अफसरों को रुकने और ठहरने के लिए इसलिए शानदार हवेली को डाक बंगला बना दिया, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे अब्बू की थी। अब्बू पूरी ईमानदारी से काम करते थे। मेरी अम्मी हवेली के जर्जर हो चुके भाग में जो आखिरी कमरा है वहाँ रहते थे। उस समय कमरा ऐसी हालत में नहीं था। मेरी 13 साल की आपा उसी कमरे में उनके साथ रहती थी। धीरे धीरे आपा गुमसुम रहने लगी, फिर बाहर आना जाना भी बंद कर दिया और कमरे में बंद रहने लगी। अक्सर वो रात को दीवार को देखकर अजीब अजीब सी आवाज़ निकाला करती। कभी कभी बैठे बैठे रोने लगती तो कभी कभी हंसने लगती। मेरी माँ का आपा के जन्म के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसी हवेली में आने के 2 साल बाद अम्मी की कोख फिर से हरी हो गई। इधर अंग्रेजी सरकार से हवेली की देख रेख के नाम पर मोटी रकम आने लगी
उस दौर में जब हर और गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी, हमारे घर में अन्न धन की भरमार थी, ऊपर से रहने के लिए आलीशान हवेली। अम्मी अब्बू खुद को भाग्यशाली समझते हुए और अपनी किस्मत पर रश्क करते हुए उनके जीवन में सिर्फ एक कष्ट था, वो थी आपा। आपा का ही यूं दिनों दिन बदलते व्यवहार देख अब्बू आपा को कई बार मौलवी और ओझा के पास भी लेकर गए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आया। कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक उसकी परेशानी की नब्ज नहीं पकड़ सका। उधर अम्मी अपनी गोद हरी होने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी, और उधर एक खौफनाक खबर से उनका सामना हुआ कि आपा पेट से थी। उस दिन अम्मी को दिखने आई दाई ने आपा को देखकर मम्मी के कान में बात बताई, तो उनको अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ। सारा दिन कमरे में बंद रहने वाली आपा कैसे पेट से हो गई। लोग इलाज का भय अम्मी को भीतर तक हिला दिया। किसी तरह हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई तो मानो घर में तूफान सा गया। यह बात कल्पना और विज्ञान से बिल्कुल परे थी। कोई कन्या इस तरह भला कैसे अपने आप प्रेग्नेंट हो सकती है। अब्बू ने आपा से बहुत प्यार से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बू के गुस्से और मार के सामने भी आपा की जुबान नहीं खोली। अब कोई उपाय ना सूझा तो आखिर में गांव के एक बुजुर्ग को अब्बू ने सारी बात बताई। उन चचा ने अब्बू को एक तांत्रिक का पता बताया। रागनी के जिस्म पर जिस जिन ने कब्जा किया था वो अब अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं जाएगा। मगर सवाल यह है, क्या कोई इंसान जिन्न की इफ्त बन सकता है? क्या इस हवेली में किसी मासूम जान की मौत का खौफनाक खेल फिर से शुरू होगा, या फिर ये जिन्न अपने वारिस को इस दुनिया में लाने में कामयाब हो जाएगा? जवाब मिलेगा इस कहानी के अगले भाग में। अगर आप इस खौफनाक दास्तान का पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आपके अंदर जिन्न की सच्ची कहानियां सुनने की हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है हॉरर कल्पना यूनिवर्स की।